हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। जैसा कि आपको पता है, हम इस सेशन में करा रहे हैं पेट 2022 के डेली टॉप 50 जीएस प्रैक्टिस वीडियोस। ये हमारा नवा सेशन होने वाला है। इसके पहले आज 8 प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए फटाफट आप सभी जुड़ जाएं और इस सेशन का पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी लोग आ जाएं, सभी लोग जुड़ जाएं हमारे साथ, सभी लोग जुड़ जाएं, जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ जाएं और साथ ही अपनी सभी व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स में इस वीडियो की लिंक शेयर कर दें ताकि जो भी आपके दोस्त इस साल पेट के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं उनकी सहायता हो सके। साथ ही सामान्य हिंदी की क्लास रोज़ शाम 8 बजे कल से शुरू हो चुकी है हमारे दूसरे चैनल पे, जिसका नाम है iStudent_plus। वहाँ जाके भी उस चैनल से जुड़ सकते हैं आप। ओके, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप सभी बताएं। और कौन सा ऐसा पेड़ था, किस चीज़ का पेड़ था? अशोक का पेड़, आम का पेड़, पीपल का पेड़ या फिर साल का पेड़? किस चीज़ का पेड़ था जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साल का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साल का वृक्ष। प्लस कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी जान लेते हैं हम लोग। अच्छा, आप बताइए, कोई बता सकता है गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? जो गौतम बुद्ध थे हमारे, भगवान गौतम बुद्ध, उनके सारथी का क्या नाम था? उनके सारथी का नाम था चन्ना उनके सारथी का नाम था। अच्छा, जो चन्ना रथ चलाता था उसके घोड़े का क्या नाम था? इनडायरेक्टली पूछा जाए तो महात्मा बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? घोड़े का नाम था कंथक। का ये दो चीज़ें हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के गुरु कितने थे? तो महात्मा बुद्ध के 2 गुरु थे। फर्स्ट वाले गुरु का नाम था अलार कलाम, जो कि वैशाली से थे। अलार कलाम। और सेकेंड वाले का नाम था रुद्रक राम पुत्र या फिर उदक राम पुत्र भी बोला जाता, जो राजगृह के रहने वाले थे। तो बुद्ध के 2 गुरु हुए। इसके बाद इन्होंने सेल्फ स्टडी की, इनडायरेक्टली बोला जाए तो। इसके बाद इन्होंने बोध गया में पीपल के नीचे लगातार 7 दिनों तक तपस्या की। बोध गया के पीपल के नीचे, जहाँ पे एक नदी बहती थी जिसका नाम था निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ओके, और भी 2-4 फैक्ट्स। नेक्स्ट फैक्ट है, आपको बताना है बुद्ध ने अपना पहला संघ का निर्माण एवं उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ है। ओके, बुद्ध का पहला शिष्य जो पहली बार दीक्षित हुआ, ये था बनारस के यश नामक व्यक्ति। बनारस में रहने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम यश था। ये पहला था जिसने महात्मा बुद्ध से दीक्षा प्राप्त की। नेक्स्ट, राजा बिंबिसार ने बुद्ध को वेणुवन दिया था। वेणुवन किसने गिफ्ट किया था? राजा बिंबिसार। हर्यंक वंश के जो राजा थे बिंबिसार, इन्होंने वेणुवन गिफ्ट किया था। और एक चेतवन आता है, चेतवन किसने किया था? चेतवन राजा चेत ने। ओके, 2 वन थे, एक वेणुवन जिसको गिफ्ट किया था बिंबिसार ने, और एक चेतवन, इसको चेत ने किया था, राजा चेत ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछता है, जिस टाइम पे भगवान बुद्ध लुम्बिनी ज्ञान प्राप्त करके लुम्बिनी वापस आए, उस टाइम कौन सा पर्व था? तो ये है, जिस टाइम भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद वापस अपने गांव आए, लुम्बिनी आए, उस टाइम पे जो प्रजापति गौतमी थी, जो भगवान बुद्ध की मौसी लगती थी, उसके बेटे नंद की शादी थी लुम्बिनी में। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिए थे? ये भी क्वेश्चन पूछता है। भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये श्रावस्ती में दिए थे। और श्रावस्ती में ही डाकू अंगुलीमाल को भी इन्होंने दीक्षा दी थी, संदेश दिया था। ओके, तो इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में पर विजय थी, तो उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। पूछ कर रहा, अच्छा कलिंग है कहाँ पे? कलिंग है उड़ीसा में। कलिंग स्टेडियम का नाम सुना होगा, हॉकी का सबसे फेमस स्टेडियम है ये, उड़ीसा में है कलिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। चंद्रगुप्त द्वितीय ने
गुप्त साम्राज्य का डॉट 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 ईस्वी में गुजरात तक विस्तार लिया था? ये पूछ रहा है ईयर इसका, किस ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 390 ईस्वी में। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इन्हीं के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। ओके, इनके शासनकाल को गुप्त काल का स्वर्णकाल कहा जाता है इस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ईयर बताना है कि बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत की अवधि क्या थी, टाइम पीरियड क्या था जब दिल्ली सल्तनत थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट में लिखना है। इसका टाइम था ऑप्शन नंबर सी, 1206 से 1526। अगर 1526 पता है, जो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी, जहाँ से मुग़ल वंश की स्थापना हुई थी, यहीं से मुग़ल वंश की स्थापना हुई थी। तो ये पता है तो आप बता सकते हैं। इसके पहले दिल्ली सल्तनत राज करती थी। और दिल्ली सल्तनत का क्रम याद करने के लिए एक ट्रिक है, भूल खिले तो सांस लो। इसके पहले के सेशन में मैंने इसको बताया है, वहाँ से जाके देख लीजिएगा, ये ट्रिक भी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं थे? इसमें बताना आपके कौन सा राजवंश है जो साउथ इंडिया से नहीं बिलोंग्स करते थे। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सातवाहन, बी पाल, सी पांड्या, डी पल्लव। इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट में पिन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पाल। जो पाल वंश था, ये बंगाल और बिहार का जो रीजन है वहाँ पे शासन करते थे। पाल वंश की स्थापना की थी गोपाल ने, ये चीज़ ध्यान रखिए। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल नामक शासक ने। बाकी पांड्य वंश ये तो नीचे था, ये पल्लव और सातवाहन ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर वॉर समाप्त हो गया था? तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। इसके पहले के सेशन में मैंने इसको भी डिस्कस किया है। एंग्लो मैसूर के 4 युद्ध हुए थे, जिसमें प्रथम वाले में हैदर अली, सेकेंड वाले में भी हैदर अली हिस्सा लिया था, लेकिन एंड में उसकी डेथ हो गई थी। इसकी वजह से उसकी कमान टीपू सुल्तान ने संभाली थी। तो ऐसे करके 4 युद्ध हुए थे। तीसरा पूछ रहा है, तीसरा हुआ था ऑलमोस्ट, कब हुआ था तीसरा युद्ध हुआ था 1789 से 1792 के बीच में। 1789 से लगा के 1792। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कौन हुआ करता था इस टाइम? कार्नवालिस। और किस संधि के इस युद्ध में भी ये लोग जीत गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले इंग्लिशमैन। तो इसके बाद एक संधि हुई थी जिसको बोलते हैं रंगपट्टनम की संधि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था? आपको बताना है इंडिया किस ईयर में ब्रिटिश साम्राज्य के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया था। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। फटाफट टाइप कीजिए इस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1858 ईस्वी में। भारत 1858 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। जो 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग, इस टाइम कौन था वायसराय? लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा। महारानी विक्टोरिया, जो महारानी विक्टोरिया थी, महारानी विक्टोरिया को 1876 ईस्वी में भारत की महारानी घोषित किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, किस ईस्वी में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया था? मैंने अभी बताया 1876, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नक्सलवादी विद्रोह। जैसा कि नाम से लग रहा है नक्सलवादी, ये नक्सल प्रेरित कुछ आंदोलन था। बाकी इंडिगो, फकीर, संताली सब आपने पढ़ा है। ब्रिटिश इंडिया के अंग्रेजों के विरुद्ध, ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध ये सारे आंदोलन हुए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, होम रूल लीग की स्थापक कौन थे? होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी एक आयरिश महिला थी, आयरलैंड की, एनी बेसेंट।
इन्होंने की थी होम रूल लीग की स्थापना। लेकिन अगर इंडिया में पूछे भारत में होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने, और बाद में 3-4 महीने बाद इन्होंने की थी। लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए कि होम रूल लीग की संस्थापक कौन है, तो इनका ब्रेन चाइल्ड इन्हीं का था, एनी बेसेंट का। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या बोल रहा है, कहाँ पे ग्रीक भाषा में आया है जिसका अर्थ होता है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। किस वर्ड का मतलब होता है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। जो इंडिया है, इंडिया का मतलब ही होता है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। सिंधु को इंड भी बोलते थे, इंडस, इसलिए इंडस से बना है इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिण भाग बाहरी हिमालय है, जिसे क्या बोलते हैं। देखिए, भारत को जो हमारा हिमालय है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो हिमालय है उसको 3 पार्ट्स में, सबसे ऊपर वाला जो बोलते हैं उसको महान हिमालय या ग्रेट हिमालय बोलते हैं। जो मिडिल वाला होता है उसको मध्य हिमालय बोलते हैं, और जो लास्ट वाला होता है सबसे बाह्य हिमालय, जिसको बाहर वाला, उसको बोलते हैं शिवालिक। तो उसका दूसरा भी नाम है, जैसे पहला वाला सबसे महान हिमालय है, सबसे ऊंचा वाला, उसको हिमाद्री बोलते हैं, हिमाद्री। और सेकेंड वाला जो मध्य हिमालय है उसको हिमांचल भी बोलते हैं, हिमांचल। जो लास्ट वाला सबसे बाहर सबसे छोटा वाला है, जिसकी रेंज हाइट कम है, उसको शिवालिक रेंज या फिर वाह्य हिमालय बोलते हैं। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ये क्या पूछ रहा है, जो बाहरी भाग है उसको क्या बोलते हैं, शिवालिक रेंज। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है। हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी क्या होती है, शिमला। दूसरी राजधानी क्या है, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मशाला। अच्छा, क्या आप बता सकते हो उत्तराखंड की दूसरी राजधानी क्या है। उत्तराखंड की पहली राजधानी क्या है, देहरादून। दूसरी राजधानी क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, जापान की सहायता से निर्मित पैथन या फिर जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है, आपको बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महानदी। जो जायकवाड़ी है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एक गांव का नाम है जायकवाड़ी, जो कि महानदी पे बनी एक रिवर जल मतलब नदी जल विद्युत परियोजना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। उपजाऊ गंगा मैदान समृद्ध किस मिट्टी से बना हुआ है। ये जो गंगा का मैदान है किस मिट्टी से बना हुआ है, तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन होगा, कमेंट सेक्शन बताइए। अच्छा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कछारी या फिर जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। ये इस टाइप की मिट्टी होती है जो नदियाँ जो आती हैं तो अपने साथ मिट्टी का भी अपरदन करते हुए लाती हैं, और जहाँ पे इनका फ्लो स्लो हो जाता है वहाँ पे मिट्टी जम जाती है। उसी से बना है हमारा पूरा गंगा का मैदान। जो यूपी, बिहार और बंगाल का एरिया है, सब गंगा का मैदान में आता है, सब गंगा के मैदान से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 16। भारत की स्टैंड अप योजना, जो भारत की स्टैंड अप योजना है, ये इनका उद्देश्य क्या था, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। तो स्टैंड अप योजना आई थी, अच्छा स्टैंड अप योजना कब आई थी, क्या आप बता सकते हो। तो स्टैंड अप योजना की शुरुआत हुई थी 5 अप्रैल 2016 को, 5 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी इसकी। अच्छा, इसमें मिलता क्या है, 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण आपको इसमें मिल जाएगा। अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिलहाल इसका आंसर ये पूछ क्या रहा है, इसका उद्देश्य क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये स्कीम स्टैंड अप स्कीम है बस SC ST प्लस फीमेल्स के लिए, महिलाओं के लिए। इसका उद्देश्य क्या है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, लेकिन स्पेशली फॉर SC ST एंड महिला, लेडीज़, फीमेल्स, वीमेंस। ओके, अच्छा एक और स्कीम आई थी इसके जस्ट 1 साल बाद, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप। अच्छा बताने ये कब शुरू हुआ था, ये कब लॉन्च हुआ था स्टार्टअप। ये लॉन्च हुआ था 16 जनवरी 2017 को। ओके, स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 16 के बाद 17 छूट गया, 18। अच्छा 18 क्या है, ये क्या पूछ रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 क्या है,
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा गंगा को स्वच्छ करने के लिए सार्वजनिक संगठनों से एकत्र किए जाने वाले फंड का नाम क्या है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। एक फंड बना था, इसका आंसर आपको बताना है ये फंड कब बना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वच्छ गंगा फंड। ये कब बना था? जनवरी 2015 में। केंद्रीय कैबिनेट ने 24 सितंबर 2014 को स्वच्छ गंगा फंड के गठन की स्वीकृति दी थी तथा इसका गठन कब हुआ था? जनवरी 2015 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या पूछ क्या रहा है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, FSSAI का हेडक्वार्टर कहाँ पे आपको बताना है। फटाफट कमेंट कीजिए आप। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो भी आप बता सकते हो। ओके, चलो फिलहाल इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली में। अच्छा बताइए, FSSAI का गठन कब हुआ था? जो FSSAI है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर तो हो गया न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 19, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो FSSAI एक्ट आया था 2006 में, प्लस इसकी स्थापना जो ये लागू हुआ था अगस्त 2011 में। 2011 में इसकी स्थापना हुई थी, कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20 को एक राष्ट्र एक कर एक बाजार का सिद्धांत माना गया था। किसको, किसके लिए, किसकी बात हो रही है? GST की बात हो रही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अच्छा बताना, GST कब लागू हुआ? एक क्वेश्चन बार बार आता है। GST कब लागू हुआ? ये लागू हुआ था 1 जुलाई सन 2017 को। ये फैक्ट आपको याद रखना है, हमेशा पूछता है GST कब लागू हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ई गवर्नेंस क्या है? इसका आंसर आप फटाफट कमेंट सेक्शन में दीजिए। ई गवर्नेंस क्या है? आपके ऑप्शन है प्रौद्योगिकी संचालित शासन, मानव संचालित शासन, व्यवस्थित शासन। फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो फटाफट इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, प्रौद्योगिकी संचालित शासन। ओके, ई गवर्नेंस का तात्पर्य क्या होता है? सभी सरकारी कार्यों को ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से जनता तक आसानी से पहुंचाना, इसका उद्देश्य है ई गवर्नेंस का, जिससे सरकारी कार्यालय और जनता दोनों के पैसे और समय की बचत हो सके और बार बार दफ्तरों के चक्कर ना लगाना पड़े। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो चाइना है वो टोटली कम्युनिस्ट, वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी राज करती है। अभी फ़िलहाल तो चाइना के जो राष्ट्रपति हैं, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, कौन है? शी जिनपिंग। वो हमेशा के लिए वहाँ के राष्ट्रपति चूज़ कर लिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? वर्ष 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था, उसमें भारतीय प्रस्तावना के कौन से 2 शब्द जोड़े गए थे? इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, 2 बार बोले, 2 नहीं 3 होता है, तो इसमें से जोड़े गए थे। आपको बताना है करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, तो सोशल, सेक्युलर, और एक और जोड़ा गया था इंटीग्रिटी, जो इसमें नहीं दिया है, इंटीग्रिटी। ये तीनों शब्द जोड़े गए थे उस टाइम पे। सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष और इंटीग्रिटी को क्या बोलते हैं? अखंडता। ये तीनों शब्द। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा है क्या है? मतलब किसने लिखा है? इसके रचनाकार कौन है? इसको कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या आंसर हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिडिमारी वेंकट सुब्बाराव। इन्होंने 1962 में ये लिखा था। इसको सबसे पहले गाया कहाँ गया था? विशाखापट्टनम के स्कूल में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पक्का आएगा, लिख के ले लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए जल्दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? 25। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947 को। अच्छा, आपको बताना है, ये तो हो गया राष्ट्रीय ध्वज।
अब राष्ट्रीय गान छोड़िए, राष्ट्रीय गीत, जो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान है, जनगण मन और वंदे मातरम, इन दोनों को कब एक्सेप्ट किया था संविधान सभा ने, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, वायु की गति मापने का यंत्र है, आपको बताना है इसमें से कौन सा यंत्र है जो हवा की गति मापता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 26, जल्दी से आंसर टाइप कीजिए, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। वायु की गति मापने का यंत्र, स्पीड मापने का यंत्र, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनीमोमीटर। अच्छा बताना, ओडोमीटर क्या होता है, स्पीडोमीटर क्या होता है, तो मैं बता दूं। स्पीडोमीटर क्या होता है, स्पीडोमीटर क्या आता है, ये मेजर करता है जो स्पीड है किसकी, वाहन की, व्हीकल की, स्पीड ऑफ व्हीकल मेजर करता है स्पीडोमीटर। और जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं व्हीकल के थ्रू, वो मापा जाता है ओडोमीटर से। फिलहाल जो बाइक होता है, बाइक में दोनों इंस्टॉल होता है एक ही में। जो बाइक आगे ऊपर का जो होता है ना स्पीडोमीटर, जिसमें दिखाता है स्पीड, बाइक कितनी स्पीड से चल रही है, इसमें दोनों ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। एक जो स्पीडोमीटर है वो करंट कितनी स्पीड है वो बताता है, प्लस जो डिजिटल होता है फॉर्म में जो चेंज होता रहता है उसको बोलते हैं ओडोमीटर। वो टोटल अभी तक कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है बाइक ने, ये बताता है ओडोमीटर। फिलहाल इसका क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये वायु की गति की बात कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, 2000 हर्ट्ज से, मतलब 20K 2000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं, तो बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो जाएगा, 20K से ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं अल्ट्रा वेव्स, मतलब पराश्रव्य। और 20 हर्ट्ज, मात्र 20 हर्ट्ज से नीचे जो होती हैं उनको बोलते हैं अपश्रव्य। उनको बोलते हैं जो 20 हर्ट्ज से नीचे की होती है उनको बोलते हैं अपश्रव्य, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की जो आवृत्ति की जो सिग्नल्स होते हैं, जो तरंगे होती हैं, उनको बोलते हैं पराश्रव्य। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पराश्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक हैं। वनस्पति तेल बनाया जाता है, एक प्रोसेस होता है हाइड्रोजनीकरण, उसमें कौन सा उत्प्रेरक यूज़ करते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। अच्छा, उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है, उत्प्रेरक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी रासायनिक प्रक्रिया में डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन उस रासायनिक प्रक्रिया की गति को या तो कम कर देंगे या तो अधिक कर देंगे, इनका ये रोल होता है उत्प्रेरक का। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा 28 का निकिल, Ni। अच्छा, निकिल का परमाणु क्रमांक क्या होता है ये आपको बताना है, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना होता है ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, वृषण टेस्टिस द्वारा स्रावित नर लिंग हार्मोन है, इसमें से बताना है कौन सा है जो मेल वाला हार्मोन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन में, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, कमेंट सेक्शन में इसका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन टाइप करिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का टेस्टोस्टेरॉन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेस्टोस्टेरॉन। ओके, बाकी जो है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब के सब फीमेल हार्मोन है, मादा में पाए जाने वाले हार्मोन्स का नाम है। बाकी जो ऑप्शन नंबर 1 है पहला, ये मेल में पाया जाने वाला एक हार्मोन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, एक लिंगी पुष्प के लिए निम्नलिखित में से एक उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प के लिए कौन सा उदाहरण है, ये पपीता प्लस एक और आता है तरबूज, इन दोनों में एक ही लिंग होता है, या तो जायांग या तो उमंग, मेल या फिर फीमेल, दो में से एक ही जन्नांग होता है। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का पपीता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब ये करंट का क्वेश्चन आ जा रहा है, करंट का क्वेश्चन। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर पहला है, पहला क्वेश्चन क्या है, 51, मार्च 2022 में किसी महिलाओं को वर्ष 2020 व 2021 का नारी शक्ति अवार्ड मिला है, कितने लोगों को मिला है, कितनी महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड मिला है 2020 और 21 का। फिलहाल इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 29 टोटल महिलाओं को 2022 में 20 और 21 के लिए नारी शक्ति अवार्ड। ये कौन देता है, ये भारत के राष्ट्रपति देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से किस राज्य में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति 100 फीट की बन रही है, कहाँ पे बन रही है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 52, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है।
भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति जो 100 फीट की बन रही है वो कहाँ पे बन रही है? तो ये बन रही है ऑप्शन बी बिहार, ये बोधगया में बन रही है, बोधगया, जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफ़ीक तरार का 92 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई? आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। रफ़ीक तरार ये कहाँ के थे? ये थे पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहे हैं? हाल ही में कौन बोट्समैन अवार्ड सम्मानित होने वाले पहले भारतीय थे? जो बोट्समैन अवार्ड है ये मिलता है फिजिक्स के फील्ड में, फिजिक्स भौतिकी के क्षेत्र में पाया जाने वाला, भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। ये उन्हीं लोगों को मिलता है जिन्होंने इससे पहले नोबेल प्राइज़ नहीं पाया हो। फिलहाल इसका क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या हो जाएगा? बोल्ट्जमैन अवार्ड किसको मिला? जो फर्स्ट इंडियन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोफेसर दीपक धर, इनको मिला है। ये कब मिला था? 2022 का है ये। मिला था जापान की राजधानी टोक्यो में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है? वो कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा कर दी है? आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली ने घोषणा की है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। शिक्षा मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ाने के लिए हाल ही में कौन सा अभियान शुरू किया गया है? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप बताइए। क्वेश्चन नंबर है 56, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाषा सर्टिफाइड सेल्फी। फरवरी 2022 में शिक्षा मंत्रालय ने सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के प्रचार के लिए भाषा सर्टिफाइड सेल्फी कैंपेन लॉन्च की थी। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 28 फरवरी को। किसकी याद में? सीवी रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, ये तो 57 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। आपको बताना है हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम किस राज्य में खुला है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोवा। ये गोवा में खुला है भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोल रहा है? केंद्र सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत के बाहर किस देश में पहला IIT संस्थान खोला जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आपको ये पता होना चाहिए। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर क्या है? 59। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी UAE में खोला जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है? निम्न में से किसे दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत फिल्म ऑफ द ईयर किस मूवी को चुना गया है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इसका आंसर बताइए फटाफट। तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्पा, झुकेगा नहीं, द पुष्पा द राइस, अल्लू अर्जुन वाली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। रामानंद सागर की रामायण की एक टीवी श्रृंखला में सीता की भूमिका किसने निभाई थी? आप सभी ने रामायण देखा होगा बचपन में। उसमें जो सीता जी बनती थी उस एक्ट्रेस का रियल नाम क्या है? जो राम जी बनते थे उनका नाम है, वो भूमिका कौन निभाता था? अरुण गोविल नाम का एक एक्टर, अरुण गोविल। वैसे ही सीता जी की भूमिका कौन निभाता था? दीपिका चिखलिया। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 क्या पूछ रहा है? भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया था? मतलब किस वर्ष भारत से पोलियो 100% ख़त्म हो गया था, उसका निर्मूलन हो गया था? तो इसका 62 का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2012 में। भारत को वर्ष 2012 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका बताना है।
नोबेल म्यूजियम कहाँ पे स्थित है? आपके ऑप्शन है स्वीडन, स्टॉकहोम, डेनमार्क या फिर लंदन। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर आप फटाफट बताइए कमेंट सेक्शन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टॉकहोम। स्टॉकहोम कहाँ पे है? ये स्वीडन की राजधानी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? पवित्र शहर मक्का कहाँ पे है? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मक्का और मदीना दोनों सऊदी अरेबिया में। अच्छा, आपको बताना है सऊदी अरब की राजधानी क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोल रहा है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे है? अच्छा, सबसे पहले जानिए ट्यूलिप गार्डन होता क्या है। जो ट्यूलिप होता है, ये ट्यूलिप एक्चुअल में एक वसंत ऋतु में फूलने वाला एक पौधा होता है, एक फूल। और ट्यूलिप गार्डन में एक्चुअल देखा जाता है, ट्यूलिप गार्डन में फूल होते हैं, बहुत डिफरेंट कलर्स के फूल, डिफरेंट वैरायटी के, डिफरेंट कलर्स के जो फ्लावर्स होते हैं, उनको इसमें रखा जाता है देखने के लिए। तो ये जो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है, ये कहाँ पे है? ये है श्रीनगर, कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में। ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। निम्न में से किसने रामेश्वरम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्मारक का उद्घाटन किया है? तो ये किया है हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। स्पुतनिक फर्स्ट निम्नलिखित देशों में किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? जो स्पुतनिक फर्स्ट था, सबसे पहले किसने लॉन्च किया था, कहाँ से? इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोवियत संघ, USSR। इसका वर्तमान में नाम है रशिया। ओके, स्पुतनिक फर्स्ट जो था, स्पुतनिक फर्स्ट क्या था? ये पहला आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट था। ये दुनिया का पहला कृत्रिम अर्थ सैटेलाइट था, जिसको लॉन्च कब किया गया था? 4 अक्टूबर 1954 में, 1954 में। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का, स्पुतनिक फर्स्ट किसके द्वारा लॉन्च किया था? सोवियत संघ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। राकेश शर्मा ने जिस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्रा की थी, उसका नाम क्या था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना है आपको। जो भारतीय इंडियन एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा थे, जो पहले भारतीय थे जो स्पेस में गए थे, ये कब गए थे? 1984 में। फर्स्ट इंडियन जिन्होंने अंतरिक्ष में कदम रखी थी। ओके, तो पूछ रहा है इनके सैटेलाइट का क्या नाम था? तो ये पूछ रहा है जिस अंतरिक्ष यान से गए थे उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था ऑप्शन ए, सोयूज T11, सोयूज T11। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे बताएं? क्वेश्चन नंबर 69, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो फटाफट इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए आप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है ये, स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। CV रमन के बारे में निम्न में से क्या असत्य है? आपको बताना है जो CV रमन जी हैं, जिनकी याद में हर साल 28 फेब साइंस दिवस, साइंस डे मतलब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, उनके बारे में क्या असत्य है? ऑप्शन ई क्या है? इन्हें वर्ष 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये सही है। इन्होंने वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था, ये भी सही है, फिजिक्स का नोबेल इनको मिला था। इन्होंने रॉमन इफेक्ट की खोज की थी। इनका जन्म वर्ष 1888 में तमिलनाडु में हुआ था, ये भी सही है। इन्हें वर्ष 1987 में नाइट की उपाधि दी गई थी, नहीं ये गलत है, ये इनको मिली थी 1929 में। नाइट की उपाधि जो मिली थी 1929 में मिली थी। इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट। सो ये था आज का सेशन। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ये सेशन आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, प्रैक्टिस नंबर 10 में। तब तक के लिए जय हिंद,